नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। अमेरिका ने भारत पर अब तक 50% टैरिफ लगा दिया है और ट्रंप ने सीधा कह दिया है कि ये तो अभी झांकी है, अभी असली खेल तो बाकी है। यानी ट्रंप भैया मोदी के एक जमाने के दोस्त अब भारत के दुश्मन बन बैठे हैं। लेकिन इस तरह से 50% टैरिफ डालने से भारत के उद्योगों पर आखिर क्या असर पड़ेगा? कौन-कौन सा सेक्टर पूरी तरह से साफ हो जाएगा? कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी? विश्व में कौन से नए आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक समीकरण सामने आएंगे? अमिताभ कांग और आनंद महेंद्र, इन लोगों ने कहा है कि ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है या फिर वंस इन जनरेशन अपॉर्चुनिटी है। इसका लाभ उठाएं और भारत को आगे ले जाएं। लेकिन क्या वाकई में ऐसे कोई मौके हैं या इस पूरे के पूरे मीडिया के शोर में आप असली खबर को चूक गए हैं? आज इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेश कामत मौजूद हैं। आइए मैं आपको नरेश कामत जी का परिचय दे दूं। नरेश कामत जी एक जाने माने पत्रकार रह चुके हैं। हिंदुस्तान टाइम्स से लेके कई सारे अखबारों में उन्होंने कई सालों तक काम किया है, फाइनेंस कवर किया है, बिजनेस कवर किया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर वो अपनी पकड़ रखते हैं और खबरों पर ध्यान रखते हैं। आज वो हमारे साथ हैं। नरेश जी, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहला ये सवाल, कौन कौन से धंधे पूरी तरह से चौपट हो जाएंगे? देखिए, ये जो 50% जो ट्रंप ने लगाया है, ये आज भारत सेकंड देश हो गया। पहला है ब्राज़ील। अब ब्राज़ील के जो मेन प्रेसिडेंट है, उन्होंने तो डायरेक्ट कहा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उल्टा वो तो कहते हैं कि मैं पुतिन से बात करूँगा, मैं मोदी जी से बात करूँगा, लेकिन हम इसमें गिरेंगे नहीं, हम इसका मुकाबला करेंगे। अगर भारत का अगर ये देखा जाए, तो मुझे अभी तक ये नहीं समझा कि ट्रंप चाहते क्या हैं? क्योंकि अगर आपने बोला कि ट्रंप ने कहा है कि मैं 50% टैरिफ लगा रहा हूँ। देखिए, एक एक टैरिफ तो 25% तो आज चालू हो गया। अभी जो दूसरा 25% है, वो 21 दिन के बाद चालू होगा। तो वो जो एक विंडो रखा है जानबूझ के, तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है मुझे लगता है। क्योंकि अगर आप देखोगे, तो ये 50% जो टैरिफ लगाने वाले हैं, यानी आज अपना अगर ₹100 में कोई गुड्स अमेरिका जाता है, तो उसका भाव डायरेक्ट होगा 50% और लेंगे यानी ₹150 और ₹150 के ऊपर कुछ होगा। अभी अमेरिका को पता चलना चाहिए कि भारत ये कोई छोटा देश नहीं है। आज 140 करोड़ की एक आबादी वाला देश है, तो उनको बहुत बड़ा मार्केट है। तो अमेरिका को ये ध्यान रखना चाहिए। प्लस ट्रम्प जो आप अगर फॉरेन पॉलिसी जब से ट्रम्प आया हुआ है, ये कोई कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये बड़ी इनकंसिस्टेंट पॉलिसी है। आज कहते हैं टैरिफ लगाएँगे, फिर 5 दिन के बाद पॉज़ लगा देते हैं। फिर बोलते हैं कि चाइना सबसे मेरा दुश्मन है, अभी कहते हैं चाइना बहुत ये है। तो ट्रम्प का जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, ये अमेरिका के जो एस्टेब्लिशमेंट है, बाकी एस्टेब्लिशमेंट, वो भी काफ़ी नाराज़ है। उन्होंने भी कहा है कि किस तरह का ये है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, ट्रम्प ने कहा है कि आपको हम टैरिफ एक्स्ट्रा 25% लगा रहे हैं क्योंकि आप रशिया से ऑयल लेते हैं। अब रशिया से सबसे बड़ा ऑयल कौन लेता है? वो है चाइना। चाइना के बारे में बात ही नहीं कर रहे, सीधा इंडिया पे टैरिफ लगा दिया। दूसरा देश है द तीसरा जो दूसरा देश है इंडिया और तीसरा है टर्की। टर्की तो नेटो देश है, उनका एक एलाय है, उनके बारे में भी नहीं बात कर रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ रहा है तो ये चाहते क्या है? अभी 2-3 चीज़ें तो क्लियर है कि आज भारत से जो सस्ता मेडिसिन जाता है, वो अमेरिका का हेल्थ केयर को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो अगर ये लगा रहे हैं टैरिफ, तो सबसे पहला जिसको कैज़ुअल्टी बोलते हैं, वो होगा उनके हेल्थ केयर सिस्टम को। हमारे जो सस्ते मेडिसिन उनके पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को एक अच्छा तरह ये कर रहे हैं, उसको होगा। सेकंड, इस तरह अगर वो टैरिफ लगाते हैं, आज अगर आपने देखा कि ये टैरिफ का जो मामला है, आज तक फॉरेन पॉलिसी पे कभी देश
आगे देश के लोगों का कभी इतना कहना नहीं था। हाँ, युद्ध होता तो देश के लोग बाकी टैरिफ ट्रेड के बारे में, लेकिन आज पूरा भारत का जो देश है, पूरे लोग हैं, चाहे वो कोई भी एक पार्टी के हो, वो सबके सब ट्रम्प के खिलाफ ये बोल रहे हैं और कहते हैं कि हमें एक भारत में एक एक कंसेंसस बना है। लोग भी अभी कहते हैं कि हमें इसका मुकाबला करना चाहिए और मुझे लगता है कि किस तरह से ये सब बातें हो रही है, मुझे लगता है अब नेक्स्ट 21 दिन में ये भी सॉल्व हो जाएगा और ट्रम्प और एक बार उसी तरह एक जो एक स्टेट्समैन का बात होता है, जो वो वहाँ के प्रेसिडेंट है अमेरिका के सबसे बड़े देश के सबसे सुपर पावर के, उसकी गरिमा वो नहीं रख रहे हैं और बेवकूफ की तरह कुछ भी बात कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो आपने सही कही कि भैया ये बिल्कुल बिन पैदे की लोटी के जैसे हिसाब है, कभी यहाँ, कभी वहाँ। लेकिन अब तक हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में कोहराम मचा हुआ है। स्टॉक मार्केट रोज नीचे गिर रहा है। कुछ स्टॉक संभल रहे हैं, कुछ स्टॉक गिर रहे हैं। आज सुबह से ही एक खबर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है और वो खबर है पूरी तरह से इंडिया के फार्मास्यूटिकल कंपनियों को लेकर कि इंडिया की कौन-कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो यहाँ पर फंसेगी। एक पूरी की पूरी सूची घूम रही है सोशल मीडिया पे। टाटा मोटर 15% मुनाफा यूएस से लेता है। ये पूरे आंकड़े जो है वो यूएस से रेवेन्यू और मुनाफे के हैं। इप्का 18%, डाइवी लैब 18%, अजंता फार्मा 19.5%, सन धर्मा संस्थान 22%, सन फार्मा 33%, एलटी फूड्स 38%, बायोकॉन 43%, फार्मा कंपनी 45%, डॉक्टर रेड्डी 48%, टेक महिंद्रा 50%, मार्क्सन्स फार्मा 51%, कोफोर्ज 56%, विप्रो 62%, एचसीएल 65, जेंसर 67, अवंती 69, नेटको 70, क्लैरेक्स सर्विस 76, एम्फासिस 81, ब्रेलेसॉफ्ट 85। ये पूरा का पूरा लिस्ट है उन कंपनीज का जो रेवेन्यू सिर्फ जो है यूएस से कमाते हैं अधिकतर। तो अब ये बताइए कि चपेटे में कौन-कौन आ गया? देखिए, जो पहले आपने लिस्ट बताई थी, वो सर सब मैंने जैसा बोला था फार्मास्यूटिकल सेक्टर, लेकिन आपको एक बात करना पड़ेगा कि इंडिया जो है, वो सबसे सस्ती मेडिसिन, क्वालिटी मेडिसिन, जिसको जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं, वो सप्लाई कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम सप्लाई नहीं करेंगे, तो दूसरा कोई भर सकता है? तो नहीं भर सकता है। तो उसके कारण उनके फार्मा को भी प्रॉब्लम होगा। सेकंड आपने जो आईटी की बात की थी, आईटी की, देखिए आईटी कंपनी जब से ट्रम्प आए हुए हैं, उनके शेयर्स तो हम देख ही रहे हैं, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो माइंडट्री हो या कोई भी कंपनी हो, उनके सबके हम अगर देखेंगे उनके शेयर्स डाउन ही जा रहे हैं और कब से ट्रम्प का एक इंटरेस्टिंग पॉलिसी है। लेकिन अब वापस एक बार बोलता हूँ, समझो आईटी कंपनी हमारे बंद हो जाते हैं, इनके पास कोई दूसरा कोई देश है क्या जो हमारे आईटी कंपनी को रिप्लेस कर सके? आज हमारे जो लोग वहाँ हैं, जैसे गूगल हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेक कंपनीज़ है, उनका बैकबोन जो है वो इंडियंस है, ज़रा कि नहीं। तीसरे आपने राइस कंपनीज़ बोली थी, तो राइस कंपनीज़ का हाँ, बहुत बड़े जो बासमती राइस है, वो बहुत बड़े उनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं। देखो इंडिया को प्रॉब्लम होगा इस प्रॉब्लम से इसके दो राय नहीं है। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, अभी टेक्सटाइल सेक्टर में एक बांग्लादेश है, लेकिन इंडिया का भी बहुत बड़ा सेक्टर है, जैसे सूरत है या ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े जो सेंटर्स हैं, वहाँ से तो सब जा ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको इसका प्रॉब्लम होगा। देखो 140 करोड़ का एक देश है, उसका इतना बड़ा कंजम्पशन्स है, जहाँ यूरोप के बहुत से देशों के पॉपुलेशन कम हो रहे हैं, हमारा स्टेडी पॉपुलेशन है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हमको ही प्रॉब्लम होगा, उनको भी प्रॉब्लम होगा। और सेकंड जैसे आनंद महिंद्रा है और सब कहते हैं कि ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, आपको नए मार्केट्स ढूँढने पड़ेंगे, आपका जो अमेरिका के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, वो निकालना पड़ेगा। और ये तो हमेशा होते आ रहा है। जब हमने ये वाजपेयी जी के टाइम ये किया था, तब भी हम पे सैंक्शंस लगे, तो हमको सैंक्शंस तो लेने ही हैं।
और सेकंड आपको ये याद कर रखना पड़ेगा कि रशिया से जो ऑयल ऑयल आता है, अब हम तो ऑयल लेते हैं, इन्होंने तो ऑयल ऑयल कहा। अरे तो अमेरिका फर्टिलाइजर क्यों लेता है? यूरोपियन देश इतना बड़ा ऑयल का ये क्यों लेता है? तो उन पे क्यों कानूनी कार्रवाई होती है? तो ये एकदम क्लियर कट साजिश है कि आप और हमको कंसेशंस दे दो, तो हम आपको करेंगे। उनका मेन जो आँख है, वो है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। वो चाहते हैं कि उनके जो जैसे ये है, जो सीड्स है, वो बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर में आए। वो चाहते हैं कि हम हमारा डेयरी सेक्टर जो है, उस उनका अपना डेयरी सेक्टर ओपन करें, ताकि उनका दूध इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है जितना हमारा दूध है, वो आए। वो चाहते हैं कि हम जो हमारे प्लांट में जो जीएम फूड बोलते हैं, जिसको जिसको वो लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ये करेंगे, वो ओपन करे। तो कोई भी ये जो हमारा कृषि प्रधान देश है, वो अगर ये ओपन करेगा, तो हमारे जो फार्मर लोग हैं, वो तो अभी तो कम सुइसाइड हो रहे हैं, वो टाइम तो मास सुइसाइड हो जाएंगे। तो ये सब में वो लोग घुसना चाहते हैं, जो हमारा लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश को कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। और हर एक देश अपना प्रोटेक्शन है। रशिया तो सिर्फ एक बहाना है। वो कहते हैं कि भाई आप रशिया के वॉर मशीन यूक्रेन के खिलाफ आप उनसे सस्ता तेल लेते हो और उनको पैसा देते हो, उसके कारण वो यूक्रेन। रशिया भी कोई सुपर पावर है, वो सिर्फ हमारे पैसे के बदौलत कोई वॉर नहीं जीत रहा है। यूरोप से उनके ये हो रहे, चाइना से इतना बड़ा पैसा जा रहा है, खुद अमेरिका फर्टिलाइजर के लिए पैसा दे रहा है। तो वो भी तो पैसा जा ही रहा है ना वो वॉर के लिए। तो हम हमको सिर्फ सताया जा रहा है और हमसे कंसेशंस लिए जा रहे हैं। और अगर आप देखोगे कि ट्रम्प से आया हो, उसका कोई विजन नहीं है ये के लिए। आज तक क्या होता था कि चाइना को कंटेन करने के लिए, चाइना को ये करने के लिए अमेरिका के इतने, चाहे वो क्लिंटन हो, चाहे वो बराक ओबामा हो, चाहे अभी जो बिडेन गए थे, वो सब अमेरिका इंडिया को यूज कर रहे थे चाइना को कंटेन करें। अभी क्या होगा कि हम लास्ट क्या करेंगे? अभी मोदी जी ये मंथ एंड को 31st को और नेक्स्ट 2 दिन के लिए चाइना टूर में जाएंगे, वहां पुतिन से भी मिलेंगे, वहां चाइना के राष्ट्राध्यक्ष भी मिलेंगे। और इसी तरह एक संकेत हो रहा है कि हम भी जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स जिसमें ब्राजील है, जिसमें रशिया है, जिसमें इंडिया है, जिसमें चाइना है और जिसमें साउथ अफ्रीका है, ये सब वापस एक बार संगठित हो जाएंगे और वो एक नहीं, एक्सिस बना के मैं इसी तरह आपको बीच करेंगे। में काट रहा हूँ, मैं आपको बीच में काट रहा हूँ। दरअसल ये बात इस समय हमें दर्शकों को बता देनी चाहिए कि ट्रम्प के निशाने पर पूरी तरह से ब्रिक्स के देश ही हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा टैरिफ किसके लगाया गया? ब्राज़ील पे। ब्राजील पे, दूसरा सबसे ज़्यादा टैरिफ किस पे लगाया गया? अब इंडिया पे, दोनों इंडिया पे पे, 50-50%। तीसरा सबसे ज़्यादा टैरिफ किसके लगाया? साउथ अफ्रीका पे, वो भी ब्रिक्स का देश है। चाइना के ऊपर तो पहले ही झटके में 150% लगा दिया। चाइना ने जवाब में 125% लगा दिया, वो तुरंत यूएस कंट्रोल में आ गया। यानी चाइना भी निशाने पर। और रशिया के ऊपर तो पहले से ही ट्रेड बैन लगा रखा है, लेकिन वो ट्रेड बैन भी ऐसा बैन है कि वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना कि मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही डब्बा खुल जाता है दोपहर के लंच टाइम में या ब्रेक टाइम में, तो तुरंत डब्बा खाने के लिए सभी कोई अपना नाश्ता खाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, फिर एक दूसरे से कट्टी कर लेते हैं। उस तरीके से रशिया के साथ में। तो क्या ये ब्रिक्स वर्सेस वेस्ट यही बात है या और कुछ है? नहीं, ये ब्रिक्स वर्सेस वेस्ट की बात है। सेकेंड, डोनाल्ड ट्रम्प जो कहते हैं, उनका कोई फॉरेन पॉलिसी नाम का कोई चीज है ही नहीं। आज इससे दोस्ती कर रहे हैं, कल उसकी इज्जत उतार रहे हैं। अभी यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष गए, उनकी उधर इज्जत निकाली। साउथ अफ्रीका के गए, उनकी उधर इज्जत निकाली। कोई भी छोटी मोटी बातें करते हैं। देखो, एक स्टेट्समैन जो होता है वो बहुत अच्छी बात बोलता है। आप अगर मोदी जी को देखेंगे, आप भले मोदी जी को कितना भी हेट करे या अच्छा लगे, कुछ भी हो, लेकिन वो ऐसी फालतू की बातें नहीं करते फॉरेन में जाके। वो बहुत क्लियर कट बात करते हैं। अगर आप पुतिन को देखोगे, वो भी क्लियर कट बात करते हैं। अभी अभी ये देखो ट्रम्प की क्या मस्ती है। अभी आज तक जो पाकिस्तान में भले आर्मी का रूल है, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कभी इतना ये नहीं दिया जाती, इज्जत नहीं दी जाती थी। अभी परसों ही उन्होंने आसिफ मुनीर, जो उनके ये है आर्मी चीफ है, उनको बुलाया, उनको लंच करवाया ट्रम्प ने। अभी वापस उनको बुलाने वाले हैं। ये क्यों कर रहे हैं? और कहते हैं कि थोड़े दिन के बाद देखो, मेरे को तो लगता है कि पाकिस्तान ही इंडिया को ऑयल देगा। ये ऐसी बेवकूफी की बातें, जो देश खुद एकदम कंगाली में खड़ा है, वो जाके हमको ऑयल देगा।
यानी ऐसी ही कुछ बातें करते रहते हैं। और इस तरह से वो जो फॉरेन पॉलिसी है उनकी कोई बात नहीं हो रही है, वो सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी इस तरह वो चला रहे हैं कि सिर्फ मार्केट्स को वो इफेक्ट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से तो उनका जो जमाई है जेड कृष्णर, वो बेचारा वो अच्छी तरह मार्केट्स में काफी अच्छा कमा रहा है। वो यूएई से पैसे यहाँ से वहां करा रहा है और मेरे ख्याल से यही कर रहा है। लेकिन आप अगर देखोगे ये सेकंड कोल्ड वॉर जो है, सेकंड कोल्ड वॉर, इस पे ये निशानी दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपने देखा कि रशिया भी एक मिसाइल पे कंट्रोल का एक ट्रीटी था, उससे वो निकल गया रशिया। और अभी रशिया कहता है कि जिस तरह हम देखेंगे कि जिस तरह हम वापस एक बार आर्म्स रेस चालू करेंगे, इस तरह से पूरे संकेत अभी दिख रहे हैं। तो ये सब, और अगर आपने देखा कि चाइना के साथ इन्होंने बहुत मस्ती की, लेकिन चाइना ने एक ही बात बोली कि रेयर अर्थ जो होता है, कॉपर है, जिससे बहुत से रेयर अर्थ मटेरियल है, उससे हम बंद कराएंगे। जैसे ही चाइना ने धमकी दी, ये शांत हो गए। अब ये चाइना के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ट्रम्प जो कह रहे हैं ये काफी पर्सनलाइज जिसको बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। यानी फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है, जो देश होते हैं, बड़े बड़े देश है और स्पेशली सुपर पावर, वो पूरे जग का विचार करते हैं। वो ऐसा नहीं विचार करते हैं कि मैं न्यूयॉर्क की विचार करूंगा या मैं सिर्फ अपने देश का, वो पूरे जग का विचार करते हैं। लेकिन ट्रम्प का ऐसा कुछ नहीं करना है। वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम लोग बढ़ाएंगे बोल रहे हैं। अरे मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में बढ़ ही नहीं सकता है, फॉर द सिंपल रीजन वहां के जो वेजेस है वो बहुत हाई वेजेस है। आपको वहां के वर्कर्स लोग को इतने वेजेस देने पड़ेंगे। और इसीलिए सबने की सब बांग्लादेश या इंडिया में करते थे, क्योंकि यहाँ वेजेस कम है। तो इसलिए धंधा अच्छा हो जाता है, सब प्रॉफिट कमाते हैं। तो उनके जो विचार है पूरे ट्रेड के, वही कुछ अलग है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। खुद उनके लोग ही कंटाल गए उनसे। क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि चाइना के पास बार्गेनिंग करने के लिए रेयर अर्थ मेटल है और इंडिया के पास, ब्राजील के पास बार्गेन करने के लिए कुछ नहीं है? नहीं, हमारे पास एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ा मार्केट है 140 करोड़ का। सेकंड, हमारे पास जो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेस है वो भी काफी एक बड़ी रिसोर्सेस है। सेकंड, अगर अगर हमको पुश टू द वॉल बोलते हैं, जिसको हम लोग एकदम हमको अगर पुश टू द वॉल किया और हमको कहा कि अभी आपको कुछ नहीं करना है, हमको नए नए मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे। हमको चाइना जैसा थोड़ा सा दिमाग लगा के क्रिएटिविटी करके नए नए मार्केट्स में घुसना पड़ेगा। और ये सब हमको करना पड़ेगा। और अमेरिका को ये नहीं पता चल रहा है कि इस तरह से वो जो कर रहा है, वो सब देशों को एलिनेट कर रहा है। आज हर एक देश पर कंटाल गया है अमेरिका से। हर एक देश की इस तरह टैरिफ का कुछ भी कहते रहते हैं। तो हमारे पास भी हम आज 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 अगर आपको कोई समझो, आपको कोई, आप बिजनेसमैन हो, आपको कोई बिजनेस नहीं दे रहा है, एक देश दे नहीं रहा है, आप दूसरी जगह मार्केट में ढूंढोगे। थोड़ा स्टार्टिंग में कष्ट होगा, लेकिन इससे आपको नए नए मार्केट्स पता हुए, आपको नया क्रिएटिविटी बढ़ेगा, आपको काम अच्छा आपका बढ़ेगा, आपको वैसे इनोवेशन होगा। तो हमारे पास तो भी बहुत से प्यादे हैं। और अमेरिका को भी मालूम है कि अगर इंडिया चाहे, अगर ब्रिक्स एक हो गया तो अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ डॉलर को बाजू में कर दिया। आज सब व्यवहार जो है 70% 60% वर्ल्ड का वो डॉलर में होता है। अगर ब्रिक्स ने अपना अगर डॉलर या किसी और अपने डॉलर से में चालू किया, तो अमेरिका के डॉलर को कोई पूछेगा नहीं, उसका काफी महत्व कम हो जाएगा। तो अमेरिका भी ये जानती है। लेकिन ये ट्रम्प जिस तरह से काम कर रहे, ये काफी काफी बेकार काम कर रहे हैं। और कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं अमेरिका के पास। देखिए, नरेश जी, आपने एक बात कही कि इंडिया के पास मैन पावर है। हाँ, ये बात मैं मंजूर करता हूं कि इंडिया के पास 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। आपको 150 करोड़ को अगर माल बेचना है तो यहां पर आइए। लेकिन मैं इसी के साथ एक बात कहना चाहूंगा। ये जिस अमेरिकी टेक जायंट के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये सब कर रहा है, ये सारे के सारे अमेरिकी टेक जायंट्स के टॉप पोजीशन पे तो इंडियंस बैठे हुए हैं। आप पूरी लिस्ट निकाल के देख लीजिए। समस्या भारतीय और चीनी के बीच में समस्या नहीं, बल्कि जो एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस इस प्रकार से है कि इंडियन H1 वीजा लेके यूएस जाता है, वहां जाकर के वो शिक्षण लेता है। शिक्षण लेने के बाद वो वहीं पर नौकरी ढूंढता है और फिर वहीं पर अपना करियर आगे बढ़ाता है। एक नौकर की तरह काम करता है
वफादार कंपनी का बनता है, कंपनी की टॉप पोजीशन पे जाता है और फिर वो वहीं का हो जाता है। कहने के लिए मैं सिर्फ भारतीय हूं कहता है। चाइनीज आदमी यूएस जाता है, पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके फिर चाइना लौटता है, फेसबुक बैन करता है, इंस्टाग्राम बैन करता है, लेकिन खुद का टिकटॉक चालू करता है, वी शेयर चालू करता है, वी चैट चालू करता है और अपने देश की टेक कंपनीज को वो आगे बढ़ाता है। तो जहां पे स्टूडेंट एज से ही आपके दिमाग के अंदर ये बात घुस गई हो कि अमेरिका महान है, अमेरिका बेस्ट है, इंडिया गंदा है, तो ऐसे में ये मैन पावर इंडिया को हेल्प कैसे करेगा? आप अगर देखोगे तो मेरे को वीर सांघवी जो तो हमारे एडिटर हुआ करते थे, उनका एक आर्टिकल था कि बोलते आप बहुत ये कर रहे हो कि आज एक इंडियन ऋषि सोनक को प्रधानमंत्री बना, इसका ब्रिटेन का, आप खुश हो जाते हो कि पिचाई ये बन गया, फिर बड़े बड़े लोग बन गए। लेकिन आप अगर उनको देखोगे तो दे डोंट लाइक इंडियंस। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, ये हमारा दुर्भाग्य है। उनको इंडिया पसंद नहीं है, उनको इंडियंस पसंद नहीं है। सिर्फ वो एक ये कहते हैं कि हाँ हमारा कल्चर अच्छा ही है, लेकिन इंडिया को हेल्प करना या इंडिया के लिए लॉबिंग करना, ये कभी कुछ नहीं करते। ये जो बिठाए गए, ठीक है, वो टैलेंटेड है, वो यहाँ के आईआईटी और बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट आईआईएम से पढ़ के लिख के और वहाँ गए। लेकिन इंडिया के लिए उनका जिस तरह चाइनीज़ का एक ये है, बहुत से चाइनीज़ लोग को वहाँ स्पाई कर किया करके, स्पाई अमेरिका के टेक निकालने के लिए यहाँ से टेक निकालते अमेरिका का और वहाँ चाइना में बेचते हैं। मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन ये चाइना वाले करते हैं, इंडियन की कोई इतनी ये नहीं है कि वो ऐसा करे, उन्होंने करना भी नहीं चाहिए क्योंकि कम से लेकिन इंडियंस को हेल्प करना, इंडिया के लिए लॉबी करना या इंडिया के लिए कुछ भागना, ये इनमें से कोई कुछ नहीं करता है। ये हमको खुशी होती है कि ये हमारे लिए करते हैं, उल्टा ये लोग इतना हेल्प भी नहीं करते इंडियंस को जितना करना चाहिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। सेकंड, इन लोग जो बिठाए हैं, इनके सबसे बड़े जो कंज्यूमर्स हैं ना, आप अगर इंस्टाग्राम में जाओगे, आप अगर व्हाट्सएप में जाओगे, आप किसी फेसबुक में जाओगे, इनके सबसे बड़े कंज्यूमर 2 ही देश के होते हैं, वो है एक ब्राज़ील और एक इंडिया। इनका जो इनकम होता है ना, आप हर बार इंस्टाग्राम में एक बार जब अकाउंट ओपन करते हो, समझो आपका एक अकाउंट है, आपने दूसरा अकाउंट ओपन किया, आप एक-एक अकाउंट के लिए वहाँ का जो शेयर होल्डर है ना इंस्टाग्राम का, उसका ₹19,000 बढ़ जाता है, ₹19,000 बढ़ता है जब आप एक अकाउंट को ओपन करते हैं। और बाद में वो दिन को 50-100 करोड़ रुपया जो कमाते हैं, उसमें से 1-2 करोड़ यहाँ बाँटते हैं और वहाँ के हमारे लोग वो नाचते रहते हैं इंस्टाग्राम में, गाते रहते हैं और बोलते हैं देखो हमको पैसे मिले। लेकिन वहाँ करोड़ों रुपए सिर्फ मिल रहे हैं सिर्फ इंडिया के उस लोगों से। तो वो बहुत खुश वो ये हम तो छोटे-छोटे क्रम्स जिसको बोलते हैं, यानी अगर उन्होंने ₹100 कमाए तो ₹1 इधर देते हैं और हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, वाह! मेरे को ₹1 तो मिल गया, वाह! हमारे बदौलत इतने बड़े काम कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग बहुत बड़े अच्छे कंज्यूमर हैं, लेकिन जो इनोवेशन होना चाहिए, वो इनोवेशन हम में नहीं है और वही हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जब इंटरनेट आया तो सबको लगा हम इंटरनेट को करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाए। आज एआई का ज़माना है, आज हम ये एआई के हम बड़े कंज्यूमर हैं, लेकिन एआई को जो इनोवेशन करना चाहिए, वो हमारे में नहीं है। आज हम बहुत सा पैसा उनको दे देते हैं। तो प्रॉब्लम एक ही है हमारे में इनोवेशन की बहुत बड़ी कमी है और यही आपने जो बोला कि हमारे जो लोग टॉप में बैठे हो फॉरेन में, वो इंडिया के बारे में नहीं सोचते, वो अपने बारे में सोचते हैं और ये कहते हैं कि मैं अपने कंपनी को कैसे आगे बढ़ाऊँ। लेकिन अपने लिए जिस देश से उन्होंने इतना सब कुछ नॉलेज लिया है, जिस आईआईटी से, जिस आईआईएम से उन्होंने नॉलेज लिया है, ऐसा नहीं कहते हैं ठीक है, उनको पैसा भी देते हैं आईआईटी के रिसर्च के लिए। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इस देश के लिए हमको लॉबी करना चाहिए, इस देश के लिए कुछ करना चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज ट्रम्प के ऊपर ये अगर ये सब सीईओ जाके ट्रम्प के सामने बैठे और आवाज करे, तो मुझे नहीं लगता है कि ट्रम्प इतनी बड़ी हिम्मत कर पाएगा। तो ये हमारा सही में दुर्भाग्य है। कहते हैं कुल्हाड़ी जो होती है, उसका जो हाथ में पकड़ने का जो हिस्सा होता है, वो लकड़ी का ही होता है। अगर वो ही हिस्सा न हो, तो उस कुल्हाड़ी से कभी कोई पेड़ कटे ही नहीं। हुँ। लेकिन पेड़ हमेशा अपने इसी दुर्भाग्य पर रोता है कि हमारे में से ही एक टहनी इस समय कुल्हाड़ी का एक हिस्सा बन चुकी है, जिसकी वजह से वो पेड़ का तना कट रहा है
और बिल्कुल यही एग्जाम्पल इंडिया के उन लोगों पर लागू पड़ता है जो इस समय कुल्हाड़ी का हिस्सा बने हुए हैं और अपने मातृ देश की जड़ और उसका थल काटने पर तुले हुए हैं। नरेश जी, आप आए, आपने अपनी जानकारी हमारे इस YouTube दर्शकों तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों, अमेरिका भारत पर जो भी टैरिफ लगा ले, शायद ये एक मौका है इंडिया के लिए आगे बढ़ने का। लेकिन जो इस समय अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनके लिए तो ये बस एक मौका ही है अमेरिकियों के सामने खुद की वफादारी और इंडिया को कैसे हरा सकते हैं इस युद्ध में, उस पर अपना बौद्धिक क्षमता और अपनी ताकत दिखाने का। शायद यही एक वजह है कि अब तक अमेरिका में बसने वाले एक भी इंडियन ने अमेरिका के भारत पर लगाए हुए टैरिफ का खुलकर विरोध नहीं किया। कह देते सुंदर पिचाई, ये गलत हो रहा है, क्या वो बोले? नहीं बोले। और हम तो इंडियन सुंदर पिचाई के कोट्स को मोबाइल के और कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर रखकर आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। ये सोचते हैं कि वो कैसा कॉमन मैन है, वो ब्रेकफास्ट में क्या खाता है, वो इंडिया में आता है तो बड़ी कतार में खड़ा रह के अपना बिल्कुल कोई घमंड नहीं दिखाता। लेकिन हकीकत यह है कि ये सारे के सारे लोग पिट्ठू हैं। ये पिट्ठू हैं अमेरिकी डॉलर के, ये स्वार्थी हैं अपने आने वाले कल के भविष्य के लिए और अपने परिवार के लिए। दोस्तों, वक्त आ चुका है कि विदेश की ये ताकतें उन्हें हराने के लिए जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में गए हैं, वो जरूर कुछ ऐसा करे जिससे परिस्थिति पलट जाए। इन्हीं भारतीयों के मतों पर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते हैं और इन्हीं भारतीयों की जड़ खोदने में डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं। दोस्तों, मुझे पता नहीं कि ये वीडियो और वीडियो का ये हिस्सा उन एनआरआई इंडियंस तक पहुंचेगा या नहीं, लेकिन आप अगर किसी को पहचानते हो तो उसे वीडियो ये जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। हो सकता है कि उसकी आत्मा झकझोर कर खड़ी हो जाए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।